हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश जोशी है और आज हम पढ़ेंगे एकदम मज़ेदार वाला टॉपिक, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। और हम ये जानेंगे कि ये इंटरफेरेंस जो होता है और बीट्स जो होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है। ये जो इंटरफेरेंस होता है और जो आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक वेव मीडियम में चल रही है, उसके ऊपर एक और वेव आके अपना धावा बोल दे या उस पर चढ़ाई कर दे, तो उस प्रोसेस का नाम होता है सुपर पोजिशन, जिसकी वजह से हमको एक नेट फाइनल प्रोडक्ट देखने मिलता है। वो जो पार्टिकल पे जो गाज गिरा है वो हरकत करने लगता है और वो एक फाइनल प्रोडक्ट हमको स्क्रीन पे दिखता है, उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का पैटर्न, इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी, एक की वजह से दूसरे आने की वजह से जो पहले वाले की जो इफेक्ट में चेंज हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। व्हेन टू वेव्स विल मीट देन इंटरफेरेंस विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो दो सोर्स है S1 और S2। इंटरफेरेंस के लिए एक क्राइटेरिया याद करना कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दोनों वेव की सेम होनी चाहिए, दोनों वेव की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्रीक्वेंसी अलग ले लोगे तो आपको इंटरफेरेंस नहीं सुनाई देगा, आपको सुनाई देगा बीट्स। ऐसे अगला लेक्चर में पढ़ाऊंगा बीट्स क्या होता है। बस अभी के लिए एक चीज़ समझो कि जब दो सेम सोर्स है तो दोनों सेम सोर्स, जिसको हम कोहेरेंट सोर्स भी बोलते हैं, वो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव को प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर कर जाती है। और सपोज करो ना, अगर मैं इस वेव की इक्वेशन लिखूंगा तो उसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू, क्या आएगी बताओ? y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या ओमेगा टी माइनस के एक्स कर दो, एक ही बात है। ये तो आगे की तरफ जा रही है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स नहीं होगा। मैं एक बार अज्यूम करके चल रहा हूँ वेव इधर की तरफ जा रही है और इधर मीट करी, तो क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वाली जो वेव होगी उसकी जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वो क्या a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम मान के चल रहे वेव आगे की तरफ जा रही है। सर आप तो गलती कर रहे हो, आगे की तरफ जा रही है तो भी प्लस कर रहे हो। अरे तो सपोज करना मुन्ना वेव पीछे की तरफ जा रही है, बात खत्म। तू सपोज कर ले वेव पीछे की तरफ जा रही है, अगर तेरे को विश्वास नहीं हो रहा तो वेव तो कहीं पे भी इंटरफेयर कर सकती है ना। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार। तो y1 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों सेम वेव है। जब दोनों सेम वेव होती है तो एक बात बताना, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। हमने कहा दोनों सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है। जब सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही होती तो क्या वेलोसिटी सेम होती है? अच्छा, वेलोसिटी सेम करना है, इसका मतलब अगर दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है तो इन दोनों की क्या लैम्डा भी सेम होगी। हाँ, लैम्डा भी सेम होगा। और के का इक्वेशन क्या होता है? 2 पाई बाई के बाद लैम्डा। तो लैम्डा जब कांस्टेंट है तो के भी तो क्या कांस्टेंट होगा। तो देखो दोनों वेव के लिए हम लोग के लिखे, k1 k2 नहीं लिखे। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ये जो वेव गिरा पी वाले पार्टिकल को कहेगा कि तू नाच मेरे अकॉर्डिंग, नाच मेरी रानी। लेकिन S2 वाला बोलेगा पी वाले को कि नहीं, तू मेरे अकॉर्डिंग नाचेगा और तू A2 एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेगा। इतनी बात समझ में आई। तो जो नेट एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा y नेट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, और इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। क्योंकि देख इधर के एक्स वन आया, क्यों वन आया? क्योंकि इधर से इधर का डिस्टेंस x1 था और इधर से इधर का डिस्टेंस जो था वो x2 था। तो x1 इधर से इधर का दूरी है, इस वेव को x1 चलना पड़ा और इस वेव को x2 चलना पड़ा। यानी जब वेव को x1 चलना पड़ा, यानी मैं x1 वाले पार्टिकल की कहानी बता रहा हूँ इस वेव के कारण। तो इसकी इक्वेशन, इसके जो SHM की इक्वेशन बनेगी वो क्या, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 बनेगी। वेव का पहला लेक्चर। और इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा इसकी वजह से a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। पहला इक्वेशन, पहला जो लेक्चर था उसमें ये चीज़ मैंने बताया था कि ये वेव जा रही है, इसके बीच में पार्टिकल आए, तो सपोज करो यही इस वेव की इक्वेशन को अपनाएगा। जब वेव की इक्वेशन को अपनाएगा तो इस पूरे वेव में हर पार्टिकल कहाँ पे नहीं है, तो उसकी इक्वेशन बताने का तरीका हमको मिल जाता है। और जहाँ x की वैल्यू हमने फिक्स कर दी तो वो क्या, पार्टिकल का SHM बताता है। बहुत शाबाश। तो ये क्या है, a1 एम्पलीट्यूड से जा रहा है, a2 एम्पलीट्यूड से जा रहा है, और y नेट का वैल्यू जब आता है तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, ये हुआ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा a नेट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखते हैं ये क्या है। देख, जब सुपर पोजिशन पढ़ा है ना तो उसमें भी ये चीज़ मैंने बताया था कि सपोज कर ये एक वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड तुझे दी गई है, जिसकी एम्पलीट्यूड तुझे दी गई है, इसको a1 मान ले, और ये जो वेव है इसकी मान ले a2।
ठीक है ना, ये A1 एम्पलीट्यूड की है और ये A2 एम्पलीट्यूड की है। इन दोनों के बीच में एक एंगल है जिसको हम कहते हैं। एक बात मुझे बता, क्या इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा उसका वैल्यू क्या kx2 माइनस kx1 होगा? तो खुद सोचना, पहली वाली वेव की वजह से इसको x1 ट्रैवल करना पड़ा, तब ये जाके इधर पहुंची, और इसको x2 ट्रैवल करना पड़ा। तो हो सकता है ना कि ये वेव अपना पॉजिटिव एम्पलीट्यूड x1 डिस्टेंस पर लेकर गई हो, और जो दूसरी वाली वेव है उसको x2 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो नेगेटिव वाला लेके गई हो। ये तो एक केस बना, ये भी केस बन सकता है, ये भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड लेके गई, ये भी पॉजिटिव है। तो हमको पता नहीं है क्या लेकर गई है क्या नहीं लेकर गई है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी वजह से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया पहला वेव की वजह से, लेकिन ये लोग साइमल्टेनियसली मीट की एट t बराबर 0 पे धक्का ऐसे मीट की। जब मीट की और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, तो खुद बता, जब इन दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है और दोनों सेम टाइम पे मीट कर रही है, फिर सुन, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों सेम टाइम पे मीट भी कर रही है, तो एक बात बता, क्या ये x2 वाला जो है ये डिस्टेंस क्या x1 के बराबर होना चाहिए? लेकिन ऐसा तो है नहीं, x1 x2 बराबर है, बराबर। तो देखो, ये जो दोनों वेव्स थी ना, ये लोग बहुत पहले, मतलब आधा घंटा 1 घंटा पहले से चल रही होगी, हम लोग को मैटर नहीं है वो कब से स्टार्ट की चलना। तो इसका मतलब पॉइंट पी पे वो दोनों वेव्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि x1 और x2 में डिफरेंस है और x2 को ज़्यादा टाइम लगा। इसका मतलब ये नहीं वो वेव्स बाद में पहुंची, उसका मतलब वेव्स तो दोनों पॉइंट पी पे पहुंची हुई है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि x1 और x2 में कुछ डिफरेंस है और x2 को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कम। तो देख, इन दोनों वेव के बीच में एक फेज डिफरेंस हुआ, क्योंकि ये x1 चला और ये x2 चला, तो इन दोनों वेव के बीच में क्या फेज डिफरेंस नहीं होगा? ये फेज डिफरेंस क्यों आया? इस पाथ का डिफरेंस की वजह से आया। सीधी सी बात है, दोनों वेव की वेलोसिटी तो क्या सेम है, तो जो फेज डिफरेंस आएगा वो क्या kx2 माइनस x1 आएगा, या इसको k इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हो। और k का वैल्यू क्या 2 पाई के बाद लैम्डा है, तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई के बाद लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तब जब ये दोनों वेव का संगम हो रहा था, तो इन दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। इसको विजुलाइज करते हैं कि देख, ये दोनों वेव की वजह से जो इंटरफेरेंस हुआ, बहुत अच्छा इंटरफेरेंस हुआ। तुम ऊपर गए तो कुछ डेल्टा एक्स में फर्क आया होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो क्या और पास हो गया, डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तुम और ऊपर गए तो डिस्टेंस थोड़ा दूर हुआ और ये डिस्टेंस और ज्यादा दूर हो गया, तो डेल्टा एक्स में फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब इन वेव का फेज डिफरेंस में भी फर्क आ रहा है। यानी पहले वेव अगर सपोज करो सेम फेज में चल रही थी, तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा एक्स को बढ़ाने पर कि ये वेव तो सेम फेज में चल रही है, लेकिन ये वेव उल्टे फेज में चल रही है। समझ में आ रहा है? पहला वेव सेम है, दूसरा उल्टा है, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और तेरे को मिल जाएगा मिनिमा। नहीं समझ में आया? देखो, डेल्टा फाई का वैल्यू हमने जो निकाला वो क्या था, k डेल्टा x था। इसका मतलब x का लोकेशन चेंज करने पे फेज डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है। पहले फेज डिफरेंस 20 माइनस 10 था, अब फेज डिफरेंस कितना हुआ 15 माइनस 25 हुआ। अब फेज डिफरेंस कितना हुआ 13 माइनस मान लो कि 28 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, फेज डिफरेंस तो बढ़ रहा है ना। एक ऐसा टाइम आएगा जब फेज डिफरेंस बढ़ते 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 पाई का हो जाएगा, एकदम उल्टा फेज डिफरेंस हो जाएगा, तभी दोनों वेव क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। सपोज कर ये पहला वेव जो है इस वाले पार्टिकल को ऐसे नचा रहा था और दूसरा वाला वेव भी इसको ऐसे ही नचा रहा था। इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड ए से इसको बढ़ाया, फिर एम्पलीट्यूड नीचे गया। इसका मतलब समझ में आ रहा है? बहुत सीधा सा मतलब है। देख वापस से समझ, ये पार्टिकल था इस पॉइंट पे, तो ये जो वेव थी पहले वाली, ये इसको अपने अकॉर्डिंग नचवाएगी पार्टिकल को। तो पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा। इसका मतलब तो ये पहले ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे 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 नीचे। लेकिन अगर दूसरे वाली वेव भी कुछ पाथ डिफरेंस से इसके ऊपर गिरी और दोनों अगर वेव सेम फेज में है, तो ये जो एम्पलीट्यूड A1 और A2 था, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी अब 5 जो पहले वेव की वजह से और 5 जो इंडिविजुअल दूसरे वेव की वजह से होता है, वो ना होकर अब सीधा 10 एम्पलीट्यूड से ऊपर जाएगा और 10 एम्पलीट्यूड से नीचे आएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब आप x को बढ़ाए,
जब आप इस लोकेशन पर गए तब ये जो डेल्टा एक्स था वो चेंज कर गया। इसका मतलब ये था कि देखो भैया ये जो वेव है इसकी वेलोसिटी तो सेम है, अब इसको क्या लग रहा है, दूसरा देखो ना वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन इसकी डिस्टेंस तो क्या है, बढ़ गई ना। जब इसकी डिस्टेंस बढ़ गई तो इसका मतलब इसको समय भी ज्यादा लगेगा। तो ये वेव क्या करेगी, पहले वाली ऑलरेडी इसको चला चुकी है, लेकिन अभी तक तो दूसरी वाली वेव आई भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो जब वेव इसको ऊपर चलाई ऐसे, ये इसका गुंबज ऐसे बना, तो ये तो चल गया, लेकिन अभी तक दूसरी वेव आई ही नहीं। लेकिन उतना ही देर में इसका नेगेटिव वाला पार्ट स्टार्ट ही हुआ था कि इस पे अब दूसरा वेव का पॉजिटिव वाला गिरना स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? यानी दूसरा वेव आया और वो अपना पॉजिटिव वाला तीर कमान छोड़ने लगा, क्योंकि ये पीछे रह गया ना। जब तीर कमान छोड़ने लगा तो ये बोलेगा भाई मैं सुनूं तो सुनूं किसकी, पहले वाला वेव बोलता है नीचे जाओ, और तो दूसरा वाला वेव आके बोलता है जो कि लेट से पहुंचा, बोलता है भैया तुम ऊपर जाओ। तो ऐसे थोड़ी होता है यार, इससे डिटेल में मैं तुमको नहीं समझा सकता। इस वीडियो को दोबारा पॉज करके रिप्ले करके समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्यों पार्टिकल का फेज डिफरेंस उल्टा हो जा रहा है। तुम कहते हो तो मैं एक और बार समझा देता हूं। देखो ये पॉइंट P था, इस पे पहली वेव A और B दोनों वेव गिरी। ए वेव कहती है तू मेरे अनुसार एम्पलीट्यूड A1 करेगा, B वेव कहती है तू मेरे अनुसार एम्पलीट्यूड A2 करेगा। ठीक है, और हम मान के चलते हैं दोनों सेम फेज में है वेव, तो इसका मतलब अगर ए की मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसा वेव का ग्राफ बनता है, और बी का मैं जब बनाऊं तो ऐसा बनता है। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अरे वेव के पार्टिकल नहीं, पी वाले पार्टिकल पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, और दूसरे वाले वेव की वजह से पार्टिकल ऊपर 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 नीचे नीचे नीचे। ये इंडिविजुअल की बात हो रही है। अगर सिर्फ वेव ए गिरता तो पार्टिकल पहले ऊपर 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 जाता, ए एम्पलीट्यूड करता, फिर नीचे 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 जाता। लेकिन बी गिरा, वो भी सिर्फ अगर बी गिरता तो पार्टिकल पहले A2 एम्पलीट्यूड से ऊपर जाता, टक 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 टक, फिर नीचे गिरता, टक 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 टक, फिर ऊपर फिर नीचे। अब दोनों वेव सेम फेज में चल रही है, इसका मतलब दोनों का ये वाला जो पार्ट है वो पहले कॉन्साइड किया, बाद में ना ये वाला पार्ट आता है। जब ये दोनों पार्ट कॉन्साइड किया तो इसका जो नेट एम्पलीट्यूड आया वो A1 प्लस A2 आ गया। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सपोज कर अगर आप इधर वाले पार्टिकल, दोनों वेव इंटरफेयर की इस पॉइंट पे, लेकिन अगर आप इधर वाले पार्टिकल को देखना चाहते हो तो इधर से क्या हुआ, इसको थोड़ा ज्यादा चलना पड़ा और बी वाले को तो बहुत ज्यादा चलना पड़ गया। लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों वेव का क्या वेलोसिटी तो सेम है। जब वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी का वैल्यू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो एक बात बताओ, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? जब इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो उसका टाइम भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। खुद ही बताना यार, जब वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गई तो उसको ज्यादा समय लगेगा पहुंचने में। तो पता चला पहला वाला ए वाला वेव जो है इस वाले पार्टिकल को इतना ऊंचा तो उछाल दिया, अभी ये वाला पार्ट आया नहीं है, अभी सिर्फ इतना ही उछाला है। ठीक है, अभी तक इंतजार कर दिया, अरे यार मेरा बी वाला वेव तो आया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए इंतजार नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये वाला पार्टिकल तो आगे बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला पूरा कंप्लीट कर चुका और अपने मेन पोजीशन पे आ चुका, अब ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बी वाला आया, बोलता अरे रुक 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 रुक, मैं भी आ रहा हूं। तो जो बी वाला आएगा वो बोलेगा कि चल अब तू मेरा पॉजिटिव ले। अब बी वाला बोलेगा अभी तो फंस गया, बोलता है कि मेरे को ए वाला बोलता है भैया तू नीचे जा, और बी वाला बोलता है कि भैया ऊपर जा। तो सुनू कि सुनू, मैं तो रेस्ट में रहूंगा एज इट इज। तो ये पार्टिकल का क्या हो गया, मिनिमा हो गया। समझ में आया क्यों मिनिमा हो गया? पार्टिकल कहीं जा ही नहीं रहा। और एक बात मुझे बता, पार्टिकल अगर मान ले ऑसिलेशन कर रहा है अपनी जगह पर, वेव नहीं, वेव तो गई और x1 कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, x कोऑर्डिनेट की, इसका मतलब पार्टिकल के एसएचएम की बात हो रही है। पार्टिकल जितना बड़ा एसएचएम करेगा, जितना तेज एम्पलीट्यूड के साथ एक्सेलरेशन करेगा, जितना तेज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेशन करेगा, ऊपर नीचे, उतनी ही ज्यादा हम लोग को ब्राइटनेस या उतनी ही ज्यादा हमको लाउडनेस सुनने मिलेगी। ब्राइटनेस इन केस ऑफ लाइट और लाउडनेस इन केस ऑफ साउंड। समझ में आया तेरे को बात? तो इस केस में तुझे क्या हुआ, मिनिमा मिला। इसका मतलब कोई ब्राइट नहीं, एकदम काला पड़ा ये एरिया, या इधर तुमको आवाज ही नहीं सुनने मिली, इधर बहुत ज्यादा आवाज सुनने मिली, इधर आवाज ही सुनने नहीं मिली। अगर लाइट का केस है तो इधर बहुत ब्राइट लाइट है और इधर क्या है, एकदम भी लाइट नहीं है। समझ में आया? इससे आसान में मैं नहीं पढ़ा सकता। एसएचएम नहीं, वेव। तो चलो इंटेंसिटी के साथ जो मैंने वादा किया है उसको पूरा करूं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाफ स्क्वायर रो वी
तो इंटेंसिटी जो होता है उस पूरे को कांस्टेंट मान लो, क्योंकि दो सेम वेव है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। जब तो I का वैल्यू क्या है, k इंटू ए स्क्वायर। जब I1 की वैल्यू निकालूंगा तो k a1 स्क्वायर होगा, I2 का वैल्यू निकालूंगा तो k a2 स्क्वायर होगा, और I नेट जब दोनों के मिलने की वजह से बना k a नेट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बात बता, I नेट बाई k का वैल्यू क्या हो जाएगा, I नेट बाई k का वैल्यू हो जाएगा I1 बाई k प्लस I2 बाई के प्लस 2 अंडर रूट I1 बाई के इंटू अंडर रूट I2 बाई के कॉस डेल्टा फाई। समझ में आया ये क्यों हुआ? पहले बताया था, क्या बताया था पहले? अरे बाबा, ए नेट का वैल्यू क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। प्रीवियस लेक्चर में चले जाओ, आंसर मिल जाएगा। 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई होता है, ए नेट का वैल्यू लिखा आई नेट बाई के, सॉरी ए नेट स्क्वायर है, तो ए नेट स्क्वायर का वैल्यू लिखा आई नेट बाई के। देख लो इधर से, इसमें a1 स्क्वायर का वैल्यू लिखा I1 बाई के, a2 स्क्वायर का लिखा I2 बाई के, और इसको कर दिया। जब आंसर निकालूंगा तो मेरा आएगा आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा 2 रूट ओवर I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। समझ में आ गया बात? अब बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने कहा कि ये S1 सोर्स था, ये S2 सोर्स था, और ये P पॉइंट पे हरकत कर रहा है। S1 बोलता है P को कि तुम अपने से चलो, और S2 बोलता है कि तुम मेरे वाले से चलो। तो क्या होता कि अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग होती? देखें उनके बारे में, जब फ्रीक्वेंसी इन दोनों सोर्स की अलग होती तो इसका इक्वेशन बनता a1 साइन ओमेगा 1t माइनस के एक्स। के तो सेम ही होगा क्योंकि सेम मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर ये डिस्टेंस x1 होता तो ये k1 x1 हो जाता। ये इसकी कहानी है सिस्टम की। मैं वेव की इक्वेशन नहीं लिख रहा, अगर वेव की लिखना था तो उसका माइनस के एक्स करता मैं, ठीक है, क्योंकि x पर डिपेंड होता है, ठीक है। और दूसरे वाले वेव जो कि x2 डिस्टेंस पे है तो क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा 2t माइनस के x2। तो जो मैं डेल्टा फाई निकालता ना, वो होता ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t और माइनस के x2 माइनस x1 प्लस के x2 माइनस x1, ठीक है, ये होता। तो अब नोटिस कर, जो फेज डिफरेंस है ना, वो सिर्फ x पर डिपेंड नहीं कर रहा। पहले क्या हो रहा था, जो दोनों पार्टिकल जब दोनों वेव इंटरफेयर कर रहा था तो ये x का डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या फेज डिफरेंस चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से हमको मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा था। लेकिन अब जो होगा ना, तू सेम पार्टिकल पे भी खड़ा रहेगा ना। अगर x का वैल्यू तू कांस्टेंट कर दिया, डेल्टा x अगर 0 कर दिया, यानी x2 माइनस x1 में कोई डिफरेंस ही नहीं है, पहले जितना था और अभी x2 माइनस x1, या फिक्स भी कर दे। सपोज कर x2 का वैल्यू कुछ है और x1 का वैल्यू कुछ है, मान ले ये 20 है और ये 30 है, x2 माइनस x1 तू फिक्स कर दिया, चल, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा फाई का वैल्यू है वो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t पर डिपेंड करेगा। जब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t पर डिपेंड करेगा, यानी सेम इस ही पॉइंट पे तुझे मैक्सिमा भी मिल रहा होगा और एक टाइम पे तुझे मिनिमा भी मिल रहा होगा। यानी पहले लाइट जो एकदम ब्राइट होगी सेम पॉइंट पे, एकदम ब्राइट, फिर एकदम बुत के 0, फिर ब्राइट, फिर 0, फिर ब्राइट, फिर 0। तो ये इस इक्वेशन पर डिपेंड करेगी। पहले क्या हो रहा था, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है वो फिक्स हो चुका है कि भैया ये हमेशा ब्राइट रहेगा, हमेशा ब्राइट है अभी तो हमेशा ब्राइट रहेगा, और इसके ऊपर वाला पॉइंट मिनिमा है तो हमेशा मिनिमा रहेगा, एकदम डल है तो डल रहेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि भैया अब तू हमेशा नहीं रहेगा ब्राइट, अब तू पहले ब्राइट होगा और बाद में क्या हो जाएगा, एकदम बुत्ती तेरी गुल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? उसलिए हम लोग क्या लिए, सेम फ्रीक्वेंसी का लिए। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते तब हम लोग को मिलता बीट्स, और इसी को हम कहते हैं बीट्स। इसमें क्या हो रहा है, ये पार्टिकल की कहानी ना है, मतलब एक टाइम पे आवाज वैसे सूं, फिर धीरे हो जाएगी, देखो सू, बड़ी घटी, ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइट के केस में ब्राइट स्मॉल, ब्राइट स्मॉल, ब्राइट डल, ब्राइट डल, ऐसे होगा। ये बीट्स आगे अगले लेक्चर में आएगा। तो ये तो हो गया इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस के इतना पढ़ने के बाद अब तेरे मन में आएगा कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ाइए और सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ाइए। पता है मेरे को मन में आएगा तेरे। चलो देखते हैं
ए नेट स्क्वायर का वैल्यू क्या था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई था। एक बात मुझे बता, क्या बता, अगर ये क्या कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो क्या तुझे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो क्या ब्राइटनेस मैक्सिमम होगा, या आवाज जो मिलेगा वो भी क्या मैक्सिमम होगा। बहुत बढ़िया, आवाज जो मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसको क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे क्या, हाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे जब कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। समझ में आ रहा है, वो 1 होगा। तो एक बात बताओ, कॉस डेल्टा फाई 1 कब होता है, तो एक बात बताओ कॉस डेल्टा फाई 1 कब होता है, जब डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा। ये मैथ्स का नॉलेज आप लगा लेना, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा इधर, तो एक बात बताओ डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। देखो n का वैल्यू 0 1 2 3 करते जाओ, तुम्हारा आ जाएगा। 0 किया तो 0, 1 किया तो 2 पाई, 2 किया तो 4 पाई। तो डेल्टा फाई का वैल्यू 2n पाई पे डिपेंड करेगा, और डेल्टा फाई को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई के बाद लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की फ्रीक्वेंसी। तो क्या सेम थी इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, तो इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो एक काम करो, 2 पाई से 2 पाई काट दो, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स का वैल्यू जो होगा वो n लैम्डा के बराबर होगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में कई दफा आ चुका है। डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा का फॉर्मूला पुट कर देना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिल जाएगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं। यानी n बराबर डेल्टा एक्स बराबर 0, जब पाथ डिफरेंस हो ही नहीं, जब दोनों वेव एकदम सेम जा रहा हो, सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, मीट करे, पाथ डिफरेंस है ही नहीं, तब आपको मिल जाएगा। या n बराबर 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, हर लैम्डा चलने पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। तो एक बात बताना, दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा हो गया, क्योंकि आपको लैम्डा पे क्या मिल रहा है, जब दोनों के जब दो वेव ऐसे मिल रही हैं, जब दो वेव ऐसे मिल रही हैं और इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का है, तो आपको क्या मिलेगा, एक मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन इनके बीच पाथ डिफरेंस जब 2 लैम्डा का होगा तो भी मैक्सिमा मिलेगा, 3 लैम्डा का होगा तो भी मैक्सिमा मिलेगा। यानी हर मैक्सिमा के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का है, लैम्डे का है। समझ में आया। चलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू मिनिमम कब कब होता है, इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू मिनिमम चाहिए या -1 चाहिए, तब हमको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और कॉस -1 कब होता है, जब डेल्टा फाई का वैल्यू जो होगा इस केस में वो पाई, 3 पाई और 5 पाई ऐसे जाएगा। और जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 2n + 1 पाई। करके देखो, n का वैल्यू क्या पुट करना आपको, 0 1 2 3। अब बहुत हो गए, मन में से क्वेश्चन आएगा सर हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा 2n - 1 पाई। अरे कुछ नहीं है, इस केस में n का वैल्यू 1 लिख दो। तब इस केस में n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है तब वैलिड है, इस केस में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है तब वैलिड है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बोलूंगा प्लस वाला ही रखो, झमेला ही खत्म कर दो। डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है, पाई, 3 पाई, 5 पाई में मिलेगा। डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है, 2 पाई के बाद लैम्डा है, और ये पाई है ही, तो पाई से पाई कट गया, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा का वैल्यू हो गया पाई से पाई कट गया, 2 पाई के बाद लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स फॉर्मूला, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 2n + 1/2 इंटू लैम्डा, या इसको 2n + 1 λ/2 कर सकते हो। यानी हर 2n + 1 λ/2 पे मेरे को क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो दो मिनिमा के बीच का दूरी कितना हुआ, निकालो। n का वैल्यू क्या रखो, 0 रखो। तो पहला मिनिमा तुमको कब मिला, पहला मिनिमा तुमको मिला λ/2 पे, n का वैल्यू 1 रखो। दूसरा मिनिमा कब मिलेगा, 3 λ/2 पे, फिर 5 λ/2 पे, फिर 7 λ/2 पे। तो इस दोनों को माइनस करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, लैम्डा। यानी हर एक मैक्सिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा मेरे को लैम्डा डिस्टेंस पे मिल रहा है, और हर एक मिनिमा के बाद दूसरा मिनिमा मेरे को क्या, लैम्डा डिस्टेंस पे मिल रहा है। लेकिन एक कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बाद जो मिनिमा आएगा वो λ/2 पे मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। तो ये तो था देखो इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस पे कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करोगे, टू वेव्स विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी
इंटेंसिटी, देखो दोनों वेव की सेम फ्रीक्वेंसी है। पूरे वेव चैप्टर में आपको क्या आता है ये मायने नहीं रखता। वेव चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप क्वेश्चन कैसे करते हो, क्वेश्चन पहचानना है कि वो इंटरफेरेंस का है कि वो स्टैंडिंग वेव का है। दे दिया हैविंग सेम इन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो इंटरफेरेंस का है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो रेशियो 9:16 की। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो क्या आई मैक्स बाई आई मिनिमम आप निकाल नहीं सकते हो? बहुत ईजी है, कोशिश करना। चलो अगला सवाल, दो वेव है जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब फिर ये एक इंटरफेरेंस का सवाल है। जो एम्पलीट्यूड है, अब इंटेंसिटी का नहीं, अब एम्पलीट्यूड का रेशियो दे दिया 3:5, और अब आपको बताना है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी। मतलब इन दोनों वेव के इंटरफेरेंस की वजह से आपको एक बात बताओ, कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और कुछ पॉइंट पे क्या मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, इसी का रेशियो आपको बताना है। समझ में आया आपको बात? ये दो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। एक सवाल और है जो आता है, ये एक सोर्स है S1, ये एक सोर्स है S2, इधर से इधर का दूरी 2 दिया हुआ, इधर से इधर का दूरी 1 दिया हुआ है, एक पॉइंट P है, ठीक है, इधर से इसका दूरी 4 दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है S1 और S2 जो है वो दो साउंड है, साउंड का सोर्स है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो दे रखा है क्वेश्चन में वो है 340 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है देन फॉर व्हाट वेवलेंथ या व्हाट फ्रीक्वेंसी वी विल हियर अ लाउड साउंड एट पॉइंट P। मतलब क्या है कि ये दोनों सोर्स का ऐसा क्या फ्रीक्वेंसी मैं रखूं कि मेरे को P पॉइंट पे क्या सुनने मिले, लाउड साउंड सुनने मिले। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा। इतनी सी बात समझ में आई? देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं कि दो सोर्स दे रखा है, हमको क्या चाहिए, लाउड साउंड चाहिए एट पॉइंट P पे। इसका मतलब इस सवाल इंटरफेरेंस का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स का वैल्यू n लैम्डा, अभी पढ़ाया था। तो एक बात बताओ, इधर से इधर की दूरी क्या हो गई, 4 और 2, तो इधर से इधर की दूरी हो गई 4 16 16 4 20, ठीक है, और इधर से इधर की दूरी कितनी हो गई, 4 4 16 और 1 17, रूट 17, ठीक है। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा एक्स मतलब पार्ट डिफरेंस, इसको माइनस इसको कर दो तो रूट 20 माइनस रूट 17, रूट 20 की वैल्यू निकाल देना, लगभग 4.8 आएगा, और रूट 17 का वैल्यू लगभग 4.1 आएगा। तो आंसर आएगा आपका 0.7 इंटू एन इंटू लैम्डा। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सी, फॉर वॉट फ्रीक्वेंसी विल यू हियर या फॉर वॉट लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.7 बाई एन, और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है v बाई लैम्डा। तो v कितना है 340 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू एन। समझ में आया? यानी n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ये जो था ये पूरा इंटरफेरेंस पे टॉपिक था।